नमस्कार। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस प्रकार किसी राष्ट्र का साहित्य उनकी गौरवमयी परंपरा का प्रतिबिंब होता है, उसी प्रकार वहाँ के प्राचीन नगर एवं ध्वंसावशेष शिल्पगत वैभव के जीते जागते इतिहास होते हैं, जिससे इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि उस समय राष्ट्र की स्थिति क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता के कलावशेष भारतीय गौरवमयी परंपरा के शुभारंभ कहे जाते हैं। इस सभ्यता की खोज में डॉक्टर हरिदत्त वेदालंकार ने लिखा है कि सन 1920 तक यह माना जाता था कि भारत की प्राचीनतम सभ्यता वैदिक सभ्यता थी और पाश्चात्य विद्वान इसे अधिक से अधिक 1500 वर्ष ईसा पुरानी मानते थे। इससे पूर्व के काल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी, परंतु 1922 में सिंध के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो की और हड़प्पा की खुदाई हुई। इन खुदाइयों में सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता के अवशेष, नगर, सड़कें, नालियां, मोहरें आदि पाए गए। इस सभ्यता के अवशेष ने भारतीय इतिहास संबंधी हमारी धारणाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया और भारतीय सभ्यता की प्राचीनता अधिक नहीं 3000 ईसा पूर्व तक पहुंच गई। अब भारत की सभ्यता को प्राचीनता की दृष्टि से मिस्र, सुमेरु और असीर की सभ्यताओं के समकक्ष माना जाने लगा है। विश्व की प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं हैं। संसार की बड़ी से बड़ी नदियों के किनारे जो प्राचीन सभ्यताएं विकसित हुई थी, उनमें नील नदी की सभ्यता मिस्र, दजला फरात नदियों की सभ्यता मेसोपोटामिया अथवा इराक, सिंधु घाटी की सभ्यता भारत तथा पीत नदी की सभ्यता चीन प्रमुख मानी जाती है। इस विशाल क्षेत्र में लाल तथा काली पकाई मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विशेष विकास हुआ, अतः पुरातत्ववेत्ताओं ने इसे मृत्तिका पात्रों की सभ्यता के नाम से पुकारा। इस सभ्यता का पूर्ण विकसित रूप सिंधु नदी के किनारे अनेक स्थलों से की गई खुदाई से प्राप्त हुआ है। इस कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी पुकारा गया है। यहाँ भवन निर्माण में पकाई मिट्टी की ईंटों का प्रयोग होता था, अतः अधिक लंबी चौड़ी ईंटों के प्रयोग के कारण बहुत से विद्वान इसे पकाई मिट्टी की ईंटों की सभ्यता कहकर भी पुकारते हैं। तांबे व पत्थर के प्रयोग के कारण इसे ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी कहा जाता है। इस प्रकार की सामग्री भारत तथा पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, मुर्दों का टीला, हड़प्पा जिसे कि हरियूपिया भी कहा जाता था, कुल्ली, मेही, लोथल, झुंकर, झांगर, चानहुंदड़ो, अमरीनुद्रानाल, झूप नामक स्थानों पर उत्खनन के पश्चात प्राप्त हुई हैं। प्रारंभ में मनुष्य ने मूर्ति निर्माण क्यों किया, इसके पीछे मूर्ति निर्माण के पीछे उद्देश्य क्या रहे, तो इसके कुछ उद्देश्य प्रमुख माने गए हैं। पहला है स्मृति को बनाए रखने के लिए, यानी अपनी किसी भी याद को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए मूर्तियों का निर्माण हुआ। अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए, यानी जो भावनाएं मनुष्य के मन में थी या कलाकार के मन में थी, उन्हें एक मूर्त रूप देने के लिए मूर्ति का निर्माण हुआ। अज्ञात भावों को आकार देने के साथ इष्ट देव की पूजा के उद्देश्य से भी देव प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। खोज तथा उत्खनन। इस सभ्यता की खोज सन 1924 ईस्वी में हुई और इसका श्रेय सर जॉन मार्शल तथा डॉक्टर अर्नेस्ट मैक को दिया जाता है। प्रसिद्ध पुरातत्वविद श्री कनिंघम ने 1878 ईस्वी में हड़प्पा के टीले की खोज की थी, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर टीले की खुदाई 1921 ईस्वी में श्री दयाराम साहनी के निरीक्षण में कराई गई थी और 1922 ईस्वी में श्री राखालदास बनर्जी ने सिंध के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य कराया। आज ये दोनों स्थान भारत विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा में हैं। प्रारंभिक खुदाई के बाद सर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो में तथा श्री माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा में कई वर्षों तक उत्खनन कार्य किया। उनके पुष्कल प्रयत्नों के फलस्वरूप ही इन दोनों नगरों तथा अन्य उपनगरों की सभ्यता के समृद्ध रूप का ज्ञान
हो सका। उपनगरीय सभ्यताओं के ठिकाने पंजाब, सिंध, राजस्थान व काठियावाड़ में अधिकांश रूप में पाए गए हैं, यथा कालीबंगा, रोपड़, लोथल नगरों के उत्खनन रूप को देखकर यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि तत्कालीन भारत की अधिकांश आबादी इस क्षेत्र में बसे सैकड़ों नगरों में कृषि व व्यापार के धंधों में लगी थी। इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पश्चिमी एशिया के उर, किश, लघश, शूशा, तल्ल, असमर, मेसोपोटामिया तथा मिस्र के नील नदी के तट पर बसे अनेक नगरों तक विस्तृत था। ऐसा इन नगरों में प्राप्त सिंधु की मोहरों की साक्षी के आधार पर कहा जाता है। इस सभ्यता के 9 स्तर प्राप्त होते हैं, जिससे विभिन्न कालों में इन 2 प्रधान नगरों की स्थिति का पता चलता है। अनेक पुरातत्ववेत्ताओं के सद प्रयासों से इस सभ्यता के अनेक केंद्र अब अनावृत हो चुके हैं। गुजरात में लोथल, राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में मिथल, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, पंजाब में रोपड़, इलाहाबाद के पास कौशाम्बी, काठियावाड़, रंगपुर आदि स्थानों के उत्खनन कार्य से यह सिद्ध हो चुका है कि यह सभ्यता सुदूर क्षेत्रों तक विस्तृत थी। धोलावीरा, जो कि गुजरात में है, सिंधु सभ्यता का सबसे विशालतम केंद्र माना जाता है। आज भी अनेक टीले उत्खनन की बाट जोह रहे हैं। भविष्य में संभावना है कि इस सभ्यता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। संभवतः सिंध, गंगा, यमुना तथा नर्मदा नदियों के तटों पर अनेक केंद्र इस सभ्यता के विकसित हुए थे। काल निर्धारण। डॉक्टर गिरिराज किशोर अग्रवाल के अनुसार इस सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1100 ईसा पूर्व माना गया। विद्यासागर उपाध्याय ने सिंधु घाटी सभ्यता का समय ईसा पूर्व 12वीं शताब्दी से लेकर ईसा पूर्व 2री शताब्दी के मध्य माना। डॉक्टर आर्य अग्रवाल ने इस सभ्यता का काल निर्धारण प्राय 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक किया है। निष्कर्षतः इस सभ्यता का समय प्राय 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व माना गया है। योजनाबद्ध नगर। इसके बारे में यहाँ से प्राप्त सामग्री व नगर विन्यास को देखकर ही नेहरू जी ने भी अपनी हिंदुस्तान की कहानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में लिखा है कि यह एक दिलचस्प बात है कि हिंदुस्तान की कहानी के इस उषा काल में हम उसे एक नन्हे बच्चे के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि इस वक्त भी वह अनेक प्रकार से सयाना हो चुका था। वह जिंदगी के तरीकों से अनजान नहीं है। वह किसी धुंधली और न हासिल होने वाली दूसरी दुनिया के सपनों में खोया हुआ नहीं है, बल्कि उसने जिंदगी की कला में, रहन सहन के साधनों में काफी तरक्की कर ली है और न महज सुंदर चीजों की रचना की है, बल्कि आज की सभ्यता के उपयोगों और खास चिन्हों, अच्छे हमामों और नालियों को भी तैयार किया है। यह आर्यों की भांति ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, यह नागरिक सभ्यता थी। यहाँ के नागरिक समृद्ध लोग थे। सिंधु सभ्यता का स्वरूप प्रधानतः नगर संस्कृति का है, जिसके पोषक धनी व्यापारी और शासक थे जो विविध कलाओं के प्रेमी और सुखी शांत जीवन के अनुरागी थे। यह सर्वमान्य तथ्य है कि यहाँ की कला संस्कृति पूर्णतया स्वदेशी थी, जिसके संबल पर भारत की उत्तरोत्तर काल की संस्कृति का निर्माण हुआ। इस सभ्यता के कुछ अनूठे नमूने हमें प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वास्तु एवं नगर विन्यास कला के श्रेष्ठ नमूने हैं। परिवहन मार्ग व गलियां समकोण पर एक दूसरे से मिलती थी। हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग 33 फीट चौड़ा था। सुरक्षा व धूल आदि से बचाव के लिए मकानों के मुख्य दरवाजे गलियों की ओर बनाए जाते थे, सड़क की ओर मुख्य मार्ग पर नहीं। पक्की ईंटों के फर्श होते थे। पानी प्रायः कुओं से प्राप्त किया जाता था। खराब पानी के निकास के लिए आधुनिक सीवर के समान ही जमीन के अंदर नाली तथा चौबच्चे बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो से परकोटे व अट्टालिकाओं से युक्त दुर्ग, सार्वजनिक सीढ़ीदार गहरा जलाशय, राजप्रसाद, धान्यागार दोनों नगरों से उपलब्ध हैं तथा सार्वजनिक भवन उत्खनन में मिले हैं। यहाँ के भवन व नगर विन्यास से सिद्ध होता है कि यह नगर एक व्यापारिक केंद्र
था। यह आश्चर्य की बात है कि नगर के बड़े व छोटे सभी भवनों पर कहीं भी कोई अलंकरण व उकेरी आदि नहीं बनी है। संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार की प्राप्त हुई है। ताम्र पाषाणिक सभ्यता, पत्थर व तांबे और कांसे के हथियार, औजार और बर्तन यहाँ प्राप्त हुए हैं। लोहे का ज्ञान इन्हें नहीं था। मूर्ति शिल्प, मूर्तिकला के आरंभ के उदाहरण, जिन्हें भारतीय मूर्तिकला का जन्मदाता कहा जाता है, यहाँ प्राप्त हुए हैं। ये हैं हाथी दांत पर खुदा हाथी, विशाल सींग पर उभरा अश्व और हड्डी पर टट्टू। पृथ्वी देवी व काली देवी की मूर्तियां भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो के मूर्ति शिल्प, यहाँ से कांसे की नग्न बाल नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसकी छवि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। यह मूर्ति 10.5 सेंटीमीटर ऊंची, 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 2.5 सेंटीमीटर मोटी उत्तम धलाई कला की उदाहरण है। छरहरा शरीर यानी पतला शरीर, मोटे होंठ, बायां हाथ बाहु मूल तक कड़ों से भरा हुआ जंघा पर रखा हुआ है तथा दायां हाथ भुजबंद व कड़े पहने हुए कटी पर रखा हुआ है। गले में 3 लटकन वाला हार पहना हुआ है। वक्ष का हल्का उभार नर्तकी की किशोरावस्था का द्योतक है। यद्यपि हाथ और पैर बेप्रमाणबद्ध हैं, यानी प्रमाण पूर्ण नहीं है, अनुपात से अधिक लंबे बने हैं। डॉक्टर आर्य अग्रवाल के अनुसार इस मूर्ति में लय और गति का अद्भुत समावेश है और यह प्रभाव अंगों के चरहरेपन और तीखे नक्शे में अधिक उजागर है। यहाँ से एक ध्यानावस्थित साधु की सफेद चुनार पत्थर की प्रतिमा 18 सेंटीमीटर ऊंची, 11 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 8 सेंटीमीटर मोटी भावाभिव्यक्ति की सबल प्रस्तुति है। इस प्रतिमा में मूछें साफ हैं तथा दाढ़ी और सिर के बाल संवरे हुए बने हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, इसके मस्तक तथा बाएं कंधे पर पट्टी नुमा मनके युक्त आभूषण सुसज्जित हैं। इस पुरुष ने बाएं कंधे के ऊपर से 3 पंखुड़ियों वाले फूल से अलंकृत शॉल ओढ़ रखा है। इसकी अर्ध उन्मिलित यानी आधी बंद आंखें नासाग्र केंद्रित है, यानी नाक के आगे के भाग पर केंद्रित हैं और इसी कारण इसे ध्यान स्थित मुद्रा कहा गया है। इसके मुखमंडल पर परम शांत भाव की अभिव्यक्ति उत्तम है। यद्यपि इसके मोटे होठ व बड़े कान प्रमाणहीन है, परंतु ध्यानावस्थित मुद्रा के भावों का सबल प्रकाशन इस प्रतिमा के द्वारा होता है। हड़प्पा की मुख्य मूर्तियां, भूरे वलुए पत्थर की एक नर्तक पुरुष की मूर्ति धड़ 10 सेंटीमीटर ऊंची, 4 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 3 सेंटीमीटर मोटी परिपक्व शैली की परिचायक है। इसके सिर, हाथ तथा पैर भी आधे भग्न हैं, यानी टूटे हैं। इन भग्न हिस्सों के स्थान के छेदों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये भाग अलग से बनाकर जोड़े गए होंगे। बायां भुजा मूल तथा पांव मूल अर्थात जंघा का भाग गतिमय दिशा सूचक होने के कारण इस शिल्प को नर्तक पुरुष की प्रतिमा कहा जाता है। इस धड़ का शारीरिक गठन तथा गतिपूर्ण मुद्रा कलाकार के कौशल की उत्कृष्टता का बोध करवाते हैं। यहाँ से एक अन्य पुरुष धड़ लाल बलुए पत्थर का 9.2 सेंटीमीटर ऊंचा, 5.8 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3 सेंटीमीटर मोटे आकार का प्राप्त हुआ है। इसके पुष्ट कंधे, विस्तृत वक्ष स्थल तथा मांसपेशियों के गठन का अद्भुत कौशल रूपायित हुआ है। इसके भी सिर, हाथ तथा पैर नहीं हैं तथा इन भग्न अवयवों के स्थान के छेदों से प्रतीत होता है कि ये शरीर के अंग अलग से बनाकर प्रतिमा के साथ जोड़ी गई होंगी। इस प्रतिमा का शारीरिक सौष्ठव, सुगठित देह रचना अत्यधिक संतुलित, प्रमाण युक्त तथा वास्तविक रची गई है। इस सभ्यता के केंद्रों से पाषाण तथा धातु के अतिरिक्त मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। इन मृण मूर्तियों में से अधिकतर मूर्तियां मातृ देवी की हैं। इनके विचित्र मुखमंडल, विचित्र केश विन्यास, करघनी, हार, भुजबंद कड़े आदि आभूषणों से अलंकृत रूप दृष्टिगोचर होते हैं। चित्रकला,
नगरों के उत्खनन से कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिला है कि यहाँ चित्रकारों ने भित्तियों या पट्टों पर स्वतंत्र चित्र संयोजन किया हो। उनकी कल्पना एवं भावाभिव्यक्ति का परिचय तो उनकी मानव पशु आकृतियों के शिल्प एवं मोहरों से ही हो जाता है। फिर भी चित्रकारी का अनुमान मिट्टी के बर्तन भांडों पर बने असंख्य अलंकरण इकाइयों से लगाया जा सकता है। मिट्टी के बर्तनों पर बने इन चित्रित अलंकरणों को भांडालेख भी कहते हैं। इन अलंकरणों में टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, लहरियां रेखाएं, कंघा, सूर्य, घिर्रियां, तारे, बाणमुख, चौफूलिया, चौपड़, मत्स्य शल्क, जाल, छोटे घरों की जाली, कीरमकाट, चौकोर, तिकोने, ज्यामितीय आकार, मछली, मोर, सींगदार पशु, जलचर, फूल पत्ती आदि अनेक रूप बनाए गए हैं। मानवाकृतियों का अंकन बहुत कम होते हुए भी वे रोचक बन पड़ी है। यथा एक मछुआ अपने कंधों पर बहगी लिए जा रहा है, एक शिकारी मृग का शिकार कर रहा है, लोथल में खिपड़े पर घोड़े तथा कलश पर गुरैया का, हड़प्पा के मृतिका पात्र के ढकने पर 2 हिरण, मोहनजोदड़ो के टीकरे पर एक नाव का रेखा चित्र भी उत्कीर्ण है। बर्तन भांडों में नुकीली पेंदी के गिलास, कटोरियां, रकाबियां, बोतल, बड़े संभरण पात्र, शमशान पात्र, टोटीदार करवे, छिद्र वाले बर्तन तथा नन्हे बर्तन अच्छी चिकनी मिट्टी के बने मिलते हैं। इन्हें लाल पोत देकर पकाया जाता था। पात्र शोभनों में काले व श्वेत रंगों का अधिकतर प्रयोग किया गया है। अधिकतर बर्तन कुम्हार के चाक पर बने हैं। कुम्हारों के मोहल्लों से आवों का मिलना इस तथ्य का प्रमाण है कि बर्तन बनाने की तकनीक आजकल के ही समान थी। यह आश्चर्य की बात है कि बर्तन भांडों पर कांच की ओप चमक चढ़ाने की प्रक्रिया सबसे पहले सिंधु घाटी में ही पाई गई है। मेसोपोटामिया, सीरिया, मिस्र व पश्चिमी एशिया में भी ऐसे सुंदर प्रतीकात्मक अलंकरण नहीं मिल पाए हैं। खिलौने। इस सभ्यता से पाषाण, धातु तथा पकी हुई मिट्टी की अनेक पशु पक्षी मूर्तियां भी छोटे आकारों की प्राप्त हुई हैं। संभवतः इनके सृजन का उद्देश्य मनोरंजन रहा होगा, अतः इन प्रतिमाओं को खिलौने माना जाता है। इन प्रतिमाओं में वृषभ, कुत्ता, हाथी, गैंडा, सूअर, बंदर, गिलहरी, भैंस, गाड़ी, चिड़िया आदि के सुगठित आकार उत्तम कलाभिव्यक्ति का बोध कराते हैं। सिंधु सभ्यता में चित्रमय लिपि का विकास भी हो चुका था। 396 चिन्हों का प्रयोग इस लिपि में अनुमानित है। मोहरें। इस सभ्यता की मुख्य पहचान शिला खड़ी पत्थर की कलात्मक मोहरें हैं। यहाँ से मिट्टी को पकाकर बनाई गई मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। ये मोहरें चौकोर 2.5 इंच से बड़े आकार की नहीं हैं। प्राय इनकी मोटाई 1 इंच होती है। इनके पृष्ठ भाग में अंगूठी नुमा उठान लगी हुई है। कुछ गोल तथा ढोलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। इन मोहरों के अग्रभाग में कलात्मक आकृतियां तथा अभी तक अपठित लिपि में, यानी ऐसी लिपि जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, कुछ लिखा भी गया है। यह अग्रभाग सपाट धरातल वाला है। संभवतः व्यापारिक उद्देश्य या संपत्ति को चिन्हित करने के लिए आधुनिक मोहरों की भांति इनका उपयोग किया जाता होगा। इन मोहरों की संख्या 1000 से भी ऊपर है। कुछ कलात्मक मोहरों का विवरण इस प्रकार है, जिनमें सबसे पहले है पशुपति। यह मोहर 3.4 सेंटीमीटर लंबी व चौड़ी और 1.4 सेंटीमीटर मोटी आकार की है। मोहर के मध्य में एक योगी पद्मासन में सींगों वाला मुकुट पहने बैठा है। इसे विभिन्न पशु आकृतियों ने घेर रखा है। विद्वान इसे शिव का पशुपति रूप स्वीकार करते हैं। वृषभ यानी बैल। यह मोहर 2.5 सेंटीमीटर लंबी तथा चौड़ी है। इसकी मोटाई भी 1.4 सेंटीमीटर है। इस मोहर के मध्य में भारी भरकम देह वाला कुकुद वाला बैल बड़े सींगों से युक्त उत्कीर्ण है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। इस मोहर में बैल की सुगठित काया कलाकार के अद्भुत कौशल की परिचायक है।
पीपल वृक्ष। इस मोहर का आकार 3.3 सेंटीमीटर लंबा तथा इतना ही चौड़ा है। यह भी 1.4 सेंटीमीटर मोटी है। मोहर के मध्य में पीपल सदृश पौधा तथा उसके दाएं बाएं एक सींग वाले वृक्ष की ओर मुखातिब पशु आकार अंकित है। मोहर का संयोजन अत्यंत कलात्मक है। उपरोक्त दोनों मोहरों में लिपि ऊपरी भाग में उत्कीर्ण है, जबकि इस मोहर में यानी पीपल वृक्ष वाली मोहर में लिपि को तल के निम्न भाग में अंकित किया गया है। 2 बाघ व 1 मानव। यह मोहर 1.4 सेंटीमीटर मोटी तथा 3.3 सेंटीमीटर लंबी और इतने ही चौड़े आकार की है। इस मोहर के बीच में एक मानव दोनों हाथ फैलाए खड़ा है। इस मनुष्य के दोनों ओर 2 बाघ भी मनुष्य की भांति खड़े अंकित किए गए हैं। इस मोहर में आकारों का कलात्मक रूप तथा संयोजन का गठन भव्य रूप में किया गया है। इन मोहरों के अतिरिक्त बैल, हाथी, नीलगाय, गैंडा, भैंस, बारहसिंगा, बकरी, शमी वृक्ष आदि की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। कुछ विचित्र पशु पक्षी आकार भी कलाकार ने इन मोहरों पर उत्कीर्ण किए हैं, जैसे एक सींग वाला पशु, बैल का धड़ व हाथी की सूंड वाला पशु, मनुष्य की मुखाकृति वाला बकरा, बैल तथा हरिण का संयुक्त रूप, 3 बाघों का संयुक्त शरीर आदि। इन मोहरों पर बहुत सी मानवाकृतियां भी उत्कीर्ण की गई हैं। इन मोहरों पर अंकित आकारों तथा उनका संयोजन अत्यंत कलात्मक है। विचित्र आकारों में कलाकार की कल्पना अर्थात अव्यक्त को व्यक्त करना तथा अमूर्त को मूर्त करना अत्यंत स्वाभाविक तथा असाधारण अभिव्यक्ति है। तत्कालीन कला की पराकाष्ठा इन मोहरों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। जॉन मार्शल ने भी यहाँ की कला की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ साधारण नागरिक भी सुविधा और विलास का जिस मात्रा में उपयोग करता था, उसकी तुलना समकालीन सभ्य संसार के अन्य भागों से नहीं की जा सकती है। यहाँ शिल्पियों का कौशल शारीरिक बनावट की प्रवीणता के अतिरिक्त सबल भावाभिव्यक्ति का भी बोधक है। यथा निंद्रा के कारण आलस्य से भरे हुए मकर की बोझल आंखें, चींटीकोर की पीठ की चर्म बनावट का यथा तथ्य अंकन, चपल बंदर, दाने खाती हुई गिलहरी की चेष्टा, भयानक कुत्ते का आकर्षक अंकन आदि में स्वाभाविकता स्पष्ट है। लोहे के अतिरिक्त सभी धातुओं का प्रयोग यहाँ होता था। व्यवसाय। ये लोग खेती करते थे। गेहूं और जौ के दाने खुदाई में पाए गए हैं। भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, तभी बड़े नगर बन सके थे। वहां मिली गुठलियों से तथा पशुओं की हड्डियों से अनुमान किया गया है कि वे लोग खजूर, मछली, भेड़, सुअर, मगरमच्छ और बैल का मांस, दूध, फल, सब्जियां आदि खाते थे। गेहूं, जौ, धान, मटर और तिल उनके भोजन का अंग थे। सिंधु घाटी के निवासी कई प्रकार के पशु पालते थे। वहां पाए गए अस्थि पंजरों से यह प्रमाणित है कि वे गाय, बैल, भेड़, बकरी, भैंस, हाथी और सुअर पालते थे। यह संदिग्ध है कि वे लोग ऊंट पालते थे या नहीं। इस सभ्यता के पिछले भाग में घोड़े और कुत्ते भी पाले जाने लगे। इन पशुओं के अतिरिक्त मोहरों और ताम्र पत्रों पर सिंहों, घोड़ों, रीछ, बंदर, खरगोश, महिष आदि वन्य जीवों के चित्र खुदे पाए गए हैं, जिससे स्पष्ट है कि वे लोग इन पशुओं से भी परिचित थे। सिंधु घाटी के लोग सूत काटते थे तथा कपड़े रंगना भी जानते थे। उसी तरह के बर्तन प्राप्त हुए जिनमें कपड़ों की रंगाई की जाती थी। मिट्टी के बर्तन बनाने और उन्हें पकाने की शिल्प कला का भी उन्हें ज्ञान था। यह बर्तन कुम्हार के चाक पर बनाए जाते थे। एक मोहर पर एक बड़ी जहाज का चित्र बना है। वह लोग भारत के ही विभिन्न भागों के साथ नहीं अपितु सुमेर, क्रीट, मिस्र के साथ भी व्यापार करते थे।
वस्त्र आभूषण। वस्त्रों और आभूषणों का अनुमान मोहरों पर बनी आकृतियों और आभूषणों से किया गया है। सिंधु घाटी के लोग सूती वस्त्र पहनते थे। सूत कातने की तकलियां भी यहाँ पर मिली है। साथ ही एक लाल रंग का सूती वस्त्र भी खुदाई में प्राप्त हुआ है। पुरुष लोग एक शॉल ओढ़ते थे जो बाएं कंधे के ऊपर और दाईं बाह के नीचे से इस प्रकार ओढ़ा जाता था कि दायां हाथ हिलने डुलने के लिए स्वतंत्र रहे। अधिकांश मूर्तियां छोटा लहंगा या स्कर्ट पहने हैं। हड़प्पा में मिले एक मूर्ति में एक व्यक्ति खूब कसी धोती पहने हुए है। अधिकतर वस्त्र सिले बिना होते थे, पर कुछ सिले हुए भी होते थे। आभूषण स्त्रियां तो पहनती थी, पुरुष भी पहनते थे। धनी लोग सोने, चांदी, हाथी दांत और बहुमूल्य पत्थरों के बने आभूषण पहनते थे, तो गरीब लोग तांबे, हड्डी और पकाई हुई मिट्टी के आभूषणों से ही अपना शौक पूरा किया करते थे। स्त्रियों के प्रिय आभूषण बालियां, चूड़ियां, कंगन, करघनी, नथ और पुरुषों के आभूषण थे अंगूठी, बाजूबंद और माला। हीरा और गोमेद, फिरोजा आदि मणियों से जड़े हार बने होते थे। हाथी दांत, धातु और मिट्टी के बने श्रृंगार दान यहाँ मिले हैं। इससे स्पष्ट है कि वे लोग श्रृंगार प्रसाधन के शौकीन थे। चमकाए गए कांसे से दर्पण का काम कर लिया जाता था। पुरुष लंबे बाल रखते थे और उन्हें सोने चांदी के तारों से या फीतों से बांधते थे। स्त्रियां वेणी गूंथती थी और जूड़ा भी बनाती थी। आभूषणों के लिए बनाए गए मनके सुरम्य रूपाकारों से सुसज्जित किए गए हैं। इन्हें मिट्टी से बनाकर अलंकृत किया जाता था। इन मनकों पर प्रकाश जैसी चमक युक्त ओप का कार्य अद्भुत है। इस सभ्यता में अकीक के मनकों पर एक विशेष प्रकार के सफेद रंग की धारियां, बिंदु तथा अन्य प्रकार के डिजाइन बनाने का हुनर था। मन के उप रत्नों के भी बनते थे। विभिन्न आभूषणों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वे लंदन के बॉन्ड स्ट्रीट से किसी आधुनिक जौहरी की दुकान से आए हों, ईसा से 3000 वर्ष पूर्व के प्रागैतिहासिक काल से नहीं। मनोरंजन। पासे का खेल अर्थात जूड़ा उनका प्रिय मनोरंजन था। तीतर बटेरों की लड़ाई उनका लोकप्रिय मनोरंजन था। नृत्य और संगीत का काफी प्रचार था। नर्तकी मूर्ति और ढोल तबले के चित्रों से यह मत प्रमाणित होता है। बच्चों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के खिलौने, बैलगाड़ियां, झुनझुने व पशु पक्षी बनाए जाते थे। परिवहन का मुख्य साधन इक्के की आकृति का वाहन था। गधे बोझ उठाने के काम आते थे। धर्म। मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में कोई मंदिर या स्थान नहीं पाया गया है जिससे उस काल के धर्म का अनुमान किया जा सके, परंतु वहां पकाई गई मिट्टी की बनी बहुत सी मोहरें मिली हैं। उन पर अंकित मूर्तियों से सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृ देवी की, पशुपति शिव तथा उनके लिंग की पूजा, पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि की पूजा प्रचलित थी। मातृ देवी की पूजा उस काल में पश्चिमी एशिया के अन्य कई देशों में भी प्रचलित थी। एक मुहर पर एक पुरुष अंकित है जिसके 3 मुख हैं। यह नग्न चौकी पर बैठा है। उसके दाएं बाएं हाथ हाथी, बैल, गेंडा आदि पशु हैं। उसके हाथों में कंगन और गले में माला है। इसे शिव का पशुपति रूप माना है। शक्ति तथा शिव की उपासना के प्रति हमें चेतनवाद या सर्वजीववाद के प्रचलन का आभास दिखता है। पाषाणों, वृक्षों और पशुओं का पूजन इसी कारण होता है कि वे लोग जादू टोने पर विश्वास करते थे। इसके अलावा कुछ ताबीज भी वहां मिले हैं। कुछ मोहरों पर बनी आकृतियों से बलि प्रथा का अनुमान भी होता है। एक मुहर पर छुरा लिए हुए एक पुरुष और विनती करती हुई एक स्त्री चित्रित है। वह स्त्री संभवतः बलि के लिए लाई गई है। सिंधु घाटी के लोग अपने मृतकों की अंत्येष्टि 3 प्रकार से करते थे। वे शव को जलाकर उसकी राख हांडी में भरकर गाड़ देते थे, शव को भूमि में गाड़ देते थे या शव को पशु पक्षियों खाने के लिए छोड़ देते थे और बाद में बचे हुए भाग को भूमि में गाड़ देते थे। मोहनजोदड़ो में कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है, परंतु हड़प्पा में एक कब्रिस्तान पाया गया है। इस सभ्यता के विनाश के कारणों के भी कई अनुमान किए गए हैं, लेकिन इस सभ्यता का विनाश कैसे हुआ यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है।
हो सकता है कि सिंधु नदी में भारी बाढ़ आने से यह नगर डूब गए हों। सिंधु नदी के दूर हट जाने से यह प्रदेश अनुपजाऊ मरुस्थल बन गए हों, या बाहर से आए आक्रमणकारियों ने नागरिकों को मार डाला हो और नगरों को नष्ट कर डाला हो। यह बहुत हद तक संभव है कि धनी और विलासी लोगों की यह सभ्यता युद्ध प्रेमी आर्यों के कारण नष्ट हो गई हो। विश्व की सुमेरियन, बेबीलोनियन एवं मिस्री आदि सभ्यताओं की समकालीन इस सभ्यता की खोज से प्रत्येक भारतीय को अपनी प्राचीनता पर गर्व होना स्वाभाविक है। जैसा कि पहले कहा गया है, सर जॉन मार्शल ने कहा है कि यहाँ साधारण नागरिक सुविधा और विलास का जिस मात्रा में उपयोग करता था, उसकी तुलना समकालीन सभ्य संसार के अन्य भागों से नहीं हो सकती। इस उन्नत और कलामय सभ्यता के समाप्त होने की कथा संशयों से अवश्य भरी है। यह शांति प्रिय और समृद्धशाली सभ्यता निश्चय ही सहसा समाप्त हो गई, लेकिन वह अपने देवता, धार्मिक पूजा विधि और जीने की कला भविष्य की पीढ़ी को सौंपकर स्वयं अमर हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता की कला से संबंधित हमारा यह टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी मैं इस प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर उपलब्ध करवाती रहूंगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।